सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा अर्बनाइजेशन। आई होप कि थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे और अर्बनाइजेशन के बारे में मैक्सिमम लोगों को थोड़ा 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 पता ही रहता है, क्योंकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसे हम आप सभी को पता है, करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। तो करंट में देखेंगे थोड़ी बहुत न्यूज़ है। करंट में बेसिकली क्या न्यूज़ है कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, हिंदी में शहरीकरण कहते हैं अर्बनाइजेशन को। सो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे स्पैरो हैं, पहले चिड़िया थी। अब जो दिल्ली में रहता होगा उसको पता होगा कि जो चिड़िया थी पहले वो दिल्ली में दिखती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, तरह तरह की चीजें आ रही है, हीट बढ़ रही है, हीट वेव की इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, तो जो चिड़िया है वो जो शहर है वहां से माइग्रेट करके गांव की तरफ जा रही हैं, और जो लोग हैं वो गांव से माइग्रेट करके शहर की तरफ आ रहे हैं। तो इसको यहाँ न्यूज में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया है कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो स्नेल्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन भी इफेक्ट हो रही है। सो ये क्या चीज़ है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें बेसिक आइडिया तो आप सभी को है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का हम कर चुके हैं। लेकिन अर्बनाइजेशन का जो डायमेंशन है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है, सिर्फ ये मॉडल इंट्रोडक्शन है, इसको एज इट इज कॉपी मत करा करो, रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे। सो इंट्रोडक्शन में मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे जुनैद अंसर का। ये बेसिकली फिक्शन और एनेक्डोट दोनों है। ये कुछ न्यूज आई थी जुनैद अंसर की, सो उसको मैंने थोड़ा सा यूज करा, उस न्यूज को थोड़ा सा मोल्ड करा और अपने हिसाब से अर्बनाइजेशन में फिट कर दिया। क्या मेरा इंट्रोडक्शन है? मेरा इंट्रोडक्शन है कि जुनैद अंसर एक रेजिडेंट है भुड़की विलेज का। उत्तर प्रदेश के अंदर भुड़की विलेज है, तो वहां पे वो कारपेट वीवर के तौर पे काम करता था। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इसने क्या करा, जुनैद अंसर ने, वो वहां से अपने गांव से शहर में माइग्रेट हो गया। जैसे कि मैक्सिमम लोग होते हैं, गांव से शहर में माइग्रेट हो जाते हैं कि थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, थोड़ी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो वैसे ही वो भी वहां से माइग्रेट हो गया। वो गया वहां से मुंबई। ठीक है, मुंबई जाके उसने एक वीविंग फर्म थी, वहां पे काम करना चालू करा। और रहने के लिए, क्योंकि घर नहीं था, कोई वहां पे जान पहचान का नहीं था, तो धारावी, जो कि हमारा स्लम एरिया है बहुत बड़ा, वहां पे वो रहने लगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है कि उसकी इनकम बढ़ गई, उसके बच्चों को हायर एजुकेशन मिल गई, अच्छी एजुकेशन मिल गई, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी थी शहर में, एंटरटेनमेंट अच्छा था। लेकिन ये सारी जो चीजें मिली, उसकी उसे कीमत चुकानी पड़ी। वो कीमत क्या थी? वो कीमत थी उसकी जो बेटी थी सबीना। ठीक है, उसको अस्थमा और एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया शहर में आने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक, पॉल्यूशन और ये सारी चीजें ज्यादा रहती हैं। तो उसका जो इफेक्ट था, उसकी बेटी को चुकाना पड़ा, उसकी कीमत उसकी बेटी को चुकानी पड़ी। ये मैंने इस इंट्रोडक्शन में यूज करा है, थोड़ा सा इमोशनल टच देने की कोशिश करी है। और फिर लास्ट में अपने एस्से को थोड़ा डाइवर्ट देते हुए मैंने एक क्वेश्चन मतलब ये बताया कि जो अर्बनाइजेशन होता है उसका बेनिफिट भी होता है और उसका नुकसान भी होता है। तो उन दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके मैं अपना इंट्रोडक्शन बनाया, और इंट्रोडक्शन को एक मैंने वो दे दिया, एक डायरेक्शन दे दी कि अब मेन बॉडी में मैं क्या डिस्कस करूंगा। मैक्सिमम लोग ये चीज कर रहे हैं। इसको एंड में डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम लोग प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं। यहाँ तक लोग सही कर रहे हैं, इसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं। और सारे ही लोग, करीबन करीबन सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो ये प्रॉब्लम करते हैं। तो इसको एंड में डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे ठीक करना है। तो इंट्रोडक्शन तक समझ आया। अब देखते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अर्बनाइजेशन, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि अर्बनाइजेशन बेसिकली आया कैसे, सबसे पहले कहाँ पे आया, इंडिया में कैसे आया, इंडिया में जो अब तक की पोजीशन है वो कैसे आई, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो अर्बनाइज्ड एरिया था वो कौन सा था? उर्क। ये उर्क कहाँ पे है? ये मेसोपोटामिया में एक छोटी सी जगह है उर्क। मेसोपोटामिया आज के हिसाब से बोले तो इराक जो देश है उसको मेसोपोटामिया बोला जाता था। तो मेसोपोटामिया में एक छोटी सी जगह थी उर्क। वहां पे सबसे पहले अर्बनाइजेशन आया था, मॉडल मतलब ये जो हमारा शहरीकरण है वहां पे हुआ था उर्क में। और कब हुआ था? 4500 बीसीई, मतलब कि 4500 ईसा पूर्व में अर्बनाइजेशन हुआ था उर्क में। क्या रीजन था इसका? स्कॉलर्स अभी इसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाए कि अर्बनाइजेशन का रीजन क्या था उस टाइम पे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो अर्बनाइजेशन हुआ था, बेसिकली छोटे से गांव थे, वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, वहां पे जो व्यापार था वो थोड़ा बढ़ने लगा था। उसकी वजह से क्या हुआ, जो अगल बगल के गांव वाले थे वो वहां पे आने लगे, और धीरे 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 करके ये जो उर्क था ये अर्बनाइज सिटी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा स्कॉलर्स मानते हैं। ठीक है, तो हमने समझा वर्ल्ड में कहा आया, इंडिया में कहा आया। इंडिया में आप सभी को पता है जो हमारा हड़प्पन कल्चर था, अर्बनाइज कल्चर था शहरीकरण का, उसका एग्जाम्पल है, आर एस शर्मा ने अपनी बुक में बताया इस चीज को।
तो हमारा हड़प्पा था और पहला उर्क था, इतना समझ आया। अब देखते हैं हमारी इंडिया, ठीक है, हमारी इंडिया में हम अभी तक कैसे पहुंचे अर्बनाइजेशन में। 1901 से चालू करेंगे और अब तक का अर्बनाइजेशन वाला थोड़ा सा पीरियड देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे। सो यहाँ पे 1901 में हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 10.8%। मीन्स भारत की जो टोटल जनसंख्या थी उसका 10.8% जो थी वो अर्बन क्षेत्र में रहते थे, अर्बनाइज्ड एरिया में रहते थे। और रेस्ट जो पीपल थे वो कहाँ रहते थे, वो गांव में रहते थे। ठीक है, यहाँ तक समझा। फिर धीरे 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 करते करते बढ़ते हुए 2001 में, क्योंकि लास्ट सेंसस हमारा 2001 है, उसके बाद अभी तक हुए नहीं है, तो 2001 में 31.2% या अराउंड 31% बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, हमारा 31% जो लोग हैं वो शहर में रहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं कि रीजन क्या है, कैसे कैसे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ा, वो सारी चीजों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स वगैरह क्या कहती हैं अर्बनाइजेशन के बारे में, कि 2010 तक का तो हमें पता है अराउंड 31% जो लोग हैं हमारे शहर में रह रहे हैं। अब आगे का क्या, आगे का फ्यूचर कौन बताएगा, ये जो हमारी वर्ल्ड एजेंसी है बड़ी बड़ी, ये थोड़ा गैस करके बता देती हैं, और उनके गैस करीब 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 सही भी होते हैं। तो हम थोड़ा जानेंगे कि जो हमारा यूएन है वो क्या कहता है, हमारा यूनाइटेड नेशन कहता है कि इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है कि 2030 तक अराउंड 41% जो लोग हैं इंडिया में, इंडिया में 2030 तक 41% जो लोग हैं वो शहर में रह रहे होंगे। मीन्स अगर अगले 6 साल में 41% इंडिया की पॉपुलेशन शहर में रह रही होगी, ऐसा यूएन बोलता है। क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है अभी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक देख रहे हैं कि कितने परसेंट लोग कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। फिर हमारा वर्ल्ड बैंक कहता है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और जो यूनाइटेड स्टेट है, यूएसए जो है, यहाँ पे 2050 तक वर्ल्ड की मोस्ट जो अर्बनाइज पॉपुलेशन है वो रह रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा डेटा है, बस थोड़ा सा देख लिया। अब देखते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे अर्बनाइजेशन आया, क्योंकि हमने देखा, देखो 1901 से 10.8% था, 1911 में घट गया अर्बनाइजेशन, बढ़ा नहीं घट गया। ठीक है, उसके बाद 21 में थोड़ा सा बढ़ गया, फिर 31 में थोड़ा सा 1% और बढ़ गया, फिर 41 में 13.9% था। मीन्स 41, आप आजादी का दिन याद करो 1947, उस टाइम में अंग्रेज थे, उस टाइम में हमारा अर्बनाइजेशन एरिया 13.9% था। जैसे अंग्रेज यहाँ से गए, हमारी पॉलिसीज आई, नई नई चीजें हुई, हमारा इकोनॉमिक जो फ्रीडम मिली 1990 में, एलपीजी रिफॉर्म, सो इन सब का इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें अर्बनाइज्ड एरिया पे तो देखने को मिलेगा ही। तो उसी की वजह से हमारा जो अर्बनाइजेशन है वहां से 10% से 31% पे आ गया। तो थोड़े से रीजन देखेंगे इसके पीछे रीजन क्या थे। ठीक है, तो रीजन जब देखते हैं क्या है अर्बनाइजेशन के रीजन इंडिया में, तो जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो 5 ईयर प्लान लेके आई थी। आप सभी को पता होगा, प्लानिंग कमीशन था पहले, 5 ईयर प्लान चलता था। तो 5 ईयर प्लान का सेकंड जो ईयर प्लान था वो क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है इंडिया के अंदर। उसे महालनोबिस प्लान भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो प्लान के बनाने वाले थे वो महालनोबिस जी थे, तो इसे महालनोबिस प्लान भी कहते हैं कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करना है। यहाँ पे एक मिनट रुको और सोचो कि कौन से एरिया को हम अर्बनाइज्ड एरिया बोलते हैं, कौन कौन से एरिया को। देखो, जहां जहां इंडस्ट्रीज है, जैसे राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, इनके आसपास भी शहरीकरण हो रहा है इंडस्ट्री की वजह से, वो भी अर्बनाइज्ड हो गया। जहां जहां मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जैसे बिलासपुर हो गया छत्तीसगढ़ में, तो इसके अराउंड सराउंडिंग में भी अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ये भी अर्बनाइज्ड एरिया हो गया। लेकिन रीजन क्या है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, यहाँ पे या फिर वो है लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये सारी चीजें, इसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे या कोई ट्रांसपोर्टेशन हब हो गया, जैसे कि खूब सारी बसें हैं वो एक जगह आके मिलती है, वो वहां पे भी शहरीकरण होना चालू हो जाता है, जहाँ जो मेजर बस अड्डे होते हैं वहां पे, उसकी वजह से भी शहरीकरण हो रहा है। ठीक है, और रिलीजियस टाउन हो गया, जैसे कि मंदिर, राम मंदिर बन गया। ठीक है, अब वहां पे टूरिस्ट आने लगेंगे, धीरे धीरे वो एरिया भी अर्बनाइज बनने लग जाएगा। तो अर्बनाइजेशन के जो रीजन है वो एक नहीं है, ठीक है, बहुत सारे रीजन है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि झारखंड झारिया, वहां पे क्या है, माइनिंग टाउन है। ठीक है, वहां पे भी अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और जैसे टूरिस्ट प्लेसेस जैसे होते हैं, शिमला वगैरह हो गया, दार्जिलिंग हो गया, तो ये क्या है, यहाँ पे भी अर्बनाइजेशन हो रहा है टूरिज्म की वजह से। तो ये सारे रीजन थोड़े थोड़े ध्यान में रखना और इसको पॉइंट आउट कर देना अगर जरूरत पड़े। तो यहाँ हम देखते हैं मोटे मोटे क्या रीजन थे। मोटे मोटे रीजन थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से महालनोबिस प्लान आया,
फिर हमारी जो गवर्नमेंट थी वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लेके आई। फिर उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आने लगी, फिर उसकी वजह से और डेवलपमेंट होने लग गया, इसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुआ। फिर 1990 में एलपीजी रिफॉर्म आए थे। एलपीजी रिफॉर्म जिसको नहीं पता होगा, उसको बस इतना थोड़ा सा याद रखना, एलपीजी रिफॉर्म क्या थे कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा हटा के प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको थोड़ा प्रमोट करा था। उसकी वजह से भी नई नई इंडस्ट्रीज आई थी और उसकी वजह से भी क्या होता, अर्बनाइजेशन हुआ था। ये थोड़े मेजर रीजंस हैं और हमने सारी चीज देख ली डायमेंशन की कैसे कैसे अर्बनाइजेशन होता है। इसके अलावा भी क्या क्या चीज हुई थी कि आपको पता होगा, लैंड रिफॉर्म हो रहा था उस टाइम में, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड होने लग गई थी। अब जब फर्टिलिटी डिग्रेड होने लग जाएगी तो गांव के अंदर जो है इनकम वो थोड़ी कम होने लग जाएगी। अब वहां से जो लोग हैं वो भी फिर शहर की तरफ भागेंगे कि पैसे तो चाहिए खाना खाने के लिए, तो वो भी वहां से माइग्रेट हो रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर थे जिसने अर्बनाइजेशन को जन्म दिया। लैंड फ्रेगमेंटेशन होने लगा। लैंड फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे किसी पे 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, अब उसके दो बच्चे हुए, पांच पांच हो गई। अब उन दोनों के भी फिर दो दो हो गए, फिर पांच पांच को चार से डिवाइड कर दो कि पांच पांच मतलब डेढ़ डेढ़ ही रह गई लोगों के पास। तो ऐसे करके लैंड जो है फ्रेगमेंट होने लग गया, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम होने लग गई। अब फिर भागो शहर की तरफ कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है। तो ऐसे करके क्या हुआ, हमारा जो शहरीकरण है ये होने लगा, अर्बनाइजेशन होने लगा। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि अर्बनाइजेशन के रीजन क्या क्या है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब हम अपना मेजर चीज देखेंगे, ये बेसिकली थोड़ा बैकग्राउंड सेट करना होता है कि अर्बनाइजेशन बेसिकली हुआ कैसे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पॉइंट्स की बेनिफिट क्या क्या है अर्बनाइजेशन के। ठीक है, फायदा क्या होता है अर्बनाइजेशन का। तो सबसे पहला बेनिफिट हम क्या देखेंगे कि जो हमारा अर्बनाइजेशन है हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि साफ साफ सीधी बात है कि अर्बनाइजेशन हुआ क्यों था, इंडस्ट्रीज आ रखी थी। ठीक है, कोई जो एजुकेशन हब होते हैं वो एस्टेब्लिश हो गए, तो वहां पे बच्चे आने लग गए, पढ़ने लग गए। जैसे मुखर्जी नगर हो गया, अब वहां पे क्या हो गया, मुखर्जी नगर तो पहले से ही दिल्ली में है, लेकिन ये क्या है कि इसके सराउंडिंग भी वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अब गांव से लोग वहां पे आके परांठे बेचने लग गए। ठीक है, ये एग्जांपल है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए वो माइग्रेट कर रहे हैं शहर की तरफ। इसकी वजह से अर्बनाइजेशन और बढ़ता जा रहा है, क्राउड और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है हमारा अर्बनाइजेशन। सबसे पहला बेनिफिट हमारा ये है, ये कंट्रीब्यूट करता है किसमें, हमारी जीडीपी में। ठीक है, हर एक पैसा जो हम कमाते हैं वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो जो अर्बनाइजेशन है उसका मेजर बेनिफिट क्या है कि ये हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, देश को फायदा पहुंचाता है अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया फायदा पहुंचाता है, ये तो हमें पता ही है कि एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो फायदा तो पहुंचाएगा ही, जीडीपी में कंट्रीब्यूट तो करेगा ही। कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, ये क्या चीज है, इसको हम देखते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, वो क्या बोलती है कि जो सिटीज हैं उसको, ये मतलब उसकी हेडिंग थी, ये रिपोर्ट का नाम है सिटी एज इंजन ऑफ ग्रोथ। और बेसिकली सिटीज होते भी इंजन ऑफ ग्रोथ है। उसमें वो बताता है कि जो हमारी इंडिया है, नीति आयोग बोल रहा है ये, ठीक है, कि जो हमारी इंडिया है उसमें जीरो मतलब 3% जो लैंड है, पूरी इंडिया का 3% लैंड है, ये ही सिर्फ अर्बनाइज्ड एरिया है। ठीक है, 3% एरिया सिर्फ अर्बनाइज्ड है, लैंड की बात कर रहा हूं। और कंट्रीब्यूट कितना करता है, 60% जीडीपी में। मतलब जो इंडिया की जीडीपी का 60% जो हिस्सा है वो अर्बनाइजेशन वाले एरिया से आ रहा है, अर्बन एरिया से आ रहा है। अब सोच के देखो कि कितना पैसा आ रहा है हमारा अर्बनाइज एरिया से, और ये जो अर्बनाइजेशन ये बढ़ता जाएगा तो हमारी इंडिया की जीडीपी भी बढ़ती जाएगी, और हमारा जो टारगेट है $5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी को करने का, वो भी हम अचीव कर लेंगे। तो ये बेसिकली क्या समझा कि पैसे दे रही है हमारी अर्बनाइजेशन, वहां से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ज्यादा पैसे कमा रही है, ज्यादा पैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक और समझते हैं कि हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है, क्यों जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं गांव में जाके नहीं खोलते, गांव में तो ज्यादा लोग रह रहे हैं। क्यों जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े क्लब्स हैं, सारी चीजें शहरों में ही क्यों है, गांव में क्यों नहीं है। अब ये देखो रूरल पॉपुलेशन कितनी बच गई, हमने अभी देखा था अपना डेटा सेंसस वाला, उसमें 31%, अराउंड 31% जो पॉपुलेशन है इंडिया की कहाँ रह रही थी, शहरों में रह रही है। ठीक है, तो जो बाकी बच गई वो कहाँ रहेगी, गांव में रहेगी बेसिकली। तो रूरल पॉपुलेशन अराउंड 70% है, 69% मतलब अराउंड 70% है, और अराउंड 30% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रह रही है। और जो शहर वाली पॉपुलेशन है वो 60% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में। मतलब जो ज्यादा मेजर जो पैसा है वो किसके पास है, शहर वाले लोगों के पास है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, इंडस्ट्री वहीं आएगी, क्यों हो जाएगी जहां पे पैसा ही नहीं है।
इसीलिए जो बड़े-बड़े इनिशिएटिव्स होते हैं, बड़े-बड़े होटल्स, कुछ भी चीज़ आती है, सारी कहाँ आती है? शहरों में, अर्बनाइज़्ड एरिया में आती है। ब्लिंकिट ले लो, ग्रोसरी ले लो, कोई भी जो ऐप है कहाँ पे मतलब ये चलती है जहाँ ज़्यादा, शहर वाले एरिया में चलती है, गाँव में इनकी सप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है वहाँ पे, ठीक है? इस चीज़ को समझना थोड़ा, ठीक है? यहाँ तक समझा, पहला बेनिफिट इकोनॉमी को करती है। अब यहीं से सारे बेनिफिट निकल के आएँगे और कहीं से नहीं निकल के आएँगे। इकोनॉमी को बेनिफिट कर दिया, अब और क्या बेनिफिट होता है अर्बनाइज़ेशन का? देखो, हमने अभी देखा क्या था कि इंडस्ट्री आ रही थी, इंडस्ट्री आएगी तो क्या प्रोवाइड करेगी? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, और वही हमारी जो अर्बनाइज़ेशन है उसका बेनिफिट है कि जो हमारा अर्बनाइज़्ड एरिया है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कराता है हमारे यूथ को, ठीक है? इतना समझा? अब इसके थोड़े एग्जाम्पल भी तुम्हें याद होने चाहिए कि इंडस्ट्री आ रही है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है, कौन-कौन सी इंडस्ट्री आ रही है, कहाँ-कहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है। तो थोड़े बहुत जगह के नाम भी याद होने चाहिए, जैसे गुड़गाँव हो गया, ठीक है? गुड़गाँव जो हमारा है, दिल्ली एनसीआर जो एरिया है, आईटी हब है, फाइनेंशियल हब है, ठीक है? वैसे ही नोएडा हो गया, जयपुर हो गया, इंदौर हो गया, लखनऊ हो गया, ये क्या एरियाज़ हैं? ये इंडस्ट्रियल एरिया है। ये कौन से एरिया है? ये आईटी हब है। तो यहाँ पे कंपनीज ज़्यादा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं। लोग यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? इसलिए जो अर्बनाइजेशन है, ये थोड़ा इसका विस्तार होता जा रहा है। रीजन समझ आया कि कैसे लिंक है सारी चीजें? बेनिफिट है ये, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। अभी हमने देखा था कि अर्बनाइजेशन का एक रीजन था कि एजुकेशन हब मतलब एस्टेब्लिश हो गया। रुड़की ले लो, आईआईटी रुड़की ले लो, क्या है वहां पे? सिर्फ एक आईआईटी रुड़की है, लेकिन उसी की वजह से पूरा जो एरिया है वो अर्बनाइज्ड एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। कोई रुड़की गया होगा पेपर वगैरह देने, तो उसको पता होगा। एक बार मैं गया था, तब मैंने देखा था अर्बनाइज हो रखा है, सिर्फ एक चीज है वहां पे और कुछ नहीं है। आईआईटी है वहां पे। आईआईटी की वजह से वहां पे पूरा जो उसके सराउंडिंग एरिया है, वहां पे होटल वगैरह सब बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुके हैं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है वहां पे भली। तो वही हमारा रीजन है। दूसरा क्या है कि जो अर्बनाइज्ड एरिया है, यहाँ पे बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा लिंक करने की कोशिश करो कि यहाँ पे एजुकेशन हब है, ठीक है? एजुकेशन हब है, यहाँ पे हमारे यूथ हैं जो पढ़े लिखे हैं। अब उनको एम्प्लॉय करने के लिए इंडस्ट्री भी उसी के आसपास होगी। तो वही चीज है कि अर्बनाइज्ड एरिया में सोने पे सुहागा, कंपनी भी वही है और पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूशन भी बड़ी वही है। वहीं पढ़ो और वहीं काम करने लग जाओ। बेंगलुरु इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो वही यहाँ पे चीज है कि दूसरा बेनिफिट क्या है? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है हमारा अर्बन एरिया। जैसे आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी रुड़की, एम्स हो गया, आईपी यूनिवर्सिटी, डीटीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईएम अहमदाबाद। तो ये मेजर इंस्टीट्यूट के सराउंडिंग वाले जो एरिया है अपने आप ही अर्बनाइज्ड हो रहे हैं, और यही उसका एक बेनिफिट भी है, ठीक है? ये समझा हमने दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट क्या है कि देखो, एम्प्लॉयमेंट वही है, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट वही है, इंडस्ट्री वही है, यूथ वही है, वहीं पे एजुकेशन ले रहा है। उसको अब बीमार भी होगा, कभी वो बीमार होगा तो उसके लिए हॉस्पिटल भी लाना पड़ेगा। अब इलाज कराने कहाँ जाएगा? इसीलिए मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी कहाँ पे है? अर्बन एरिया में है। देखो, ये सारी चीजें क्लब है एक दूसरे के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे जहाँ पे हैं सारे लोग भी वहीं पे ही होंगे, ठीक है? यही सारा फंडा ही सारा यही है। तो जैसे आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, एम्स हो गया, अपोलो हो गया, क्यों ये गांव में जाके क्यों नहीं खोलते? गांव वाले लोगों को पैसा ही नहीं इलाज कराने के लिए। अभी हमने देखा ना, 69% पॉपुलेशन पे सिर्फ 40% जो जीडीपी का हिस्सा है वो वहां पे है। तो इसीलिए जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वो भी आपको कहाँ पाते हैं? आपके अर्बन एरिया के अंदर, ठीक है? यहां तक समझ आया? अब थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं कि और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, और क्या चीजें हैं इसमें। देखो, हमने देखा कितनी परसेंट पॉपुलेशन कहाँ रह रही है? 31% कहाँ रह रही है? हमारी अर्बन एरिया में, ठीक है? 69% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है? हमारी रूरल एरिया में। अब जब तुम हॉस्पिटल देखोगे कि जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है कितने परसेंट कहाँ पे है, तो तुम पाओगे कि 80% 80% जो हॉस्पिटल्स हैं वो कहाँ पे है? हमारे अर्बन एरिया के अंदर है, और रूरल एरिया के लिए सिर्फ 20% हॉस्पिटल्स रह गए। तो ये तुम यहाँ पे देखो अ, कि जो 80% हॉस्पिटल है वो सिर्फ 31% जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको सर्व कर रहे हैं। यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि जो शहर में रहते होंगे और जिनके रिलेटिव गांव में रहते होंगे, कुछ भी इलाज कराना हो, चलो एम्स चलते हैं, एम्स में इलाज कराएंगे। कुछ भी बीमारी होगी, चलो एम्स चलते हैं, एम्स में इलाज करवाएंगे। तो ये क्या है? क्योंकि वहां पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है गाँव में ना। हॉस्पिटल्स हैं, मीन्स सिर्फ दीवारें खड़ी कर रखी है, वहां पे इक्विपमेंट नहीं है। जो बेसिक डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, डॉक्टर्स, ये सारी चीजें वहां पे है ही नहीं, सिर्फ दीवारें खड़ी कर रखी हैं। तो इसलिए जो भी बीमारी होती है वहां से गांव से सीधा भाग के
शहर में आते हैं इलाज करवाने के लिए। जब मैं छोटा था इस चीज़ को मैं बहुत सोचता था कि हमारे गाँव में इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, फिर यहाँ पे इलाज क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी ही नहीं है। क्यों फैसिलिटी नहीं है? क्योंकि शहरों में पैसा है और हाँ, बिल्कुल सही बोला कि दिल्ली के रिया ने देखो एकदम सही बोला कि दिल्ली का जो एम्स है वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे फुटपाथ पे आपको लोग सोते हुए मिलेंगे, सारे गाँव से आ रखे हैं इलाज करवाने के लिए, इसीलिए क्राउडेड ज़्यादा है, इसीलिए जो गवर्नमेंट है, उसने अब एम्स का जो विस्तार है उसको भी बढ़ा दिया है। तो यही मेजर मतलब आप बेनिफिट में काउंट करना है इसको, वैसे प्रॉब्लम तो है ही। बेनिफिट क्या है कि अर्बन एरिया में हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, हम अर्बनाइज़ेशन देख रहे हैं, ठीक है? थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने समझा कि अर्बनाइजेशन का और बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या प्रोवाइड कराता है हमारा अर्बन एरिया। देखो जो बी आर अम्बेडकर जी है वो बहुत अच्छी चीज़ बोली है, इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या है। देखो कि गाँव में जो रहते हैं, ठीक है? गाँव में कास्टिज़्म बहुत चलता है। अब यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, यहाँ पे भी चलता है, ठीक है? सबसे पहले आप जाओगे, मैंने भी फ़ील करा है कि पहले मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग थी, ट्रेन से जाता था, तो उस रास्ते के बीच में जो मिलता था, वो मेरे से मेरी कास्ट पूछता था। तो मैं सोचता था कि यार क्या मतलब है कास्ट पूछने का? क्योंकि मैं शुरू से शहर में रहा हूँ, कोई यहाँ पे पूछता नहीं है कास्ट, वहाँ पे ट्रेन में पूछ रहे हैं मेरे से मेरी कास्ट क्या है। तो जो विलेज एरिया है, वहाँ पे ये जो कास्टिज़्म है कि तुम कौन-सी बिरादरी के हो, ऊँच-नीच ये सारी चीज़ें, जात-वात, ये बहुत ज़्यादा फ़ॉलो होती है, ठीक है? अब ये जो ऑप्रेस्ड क्लास है, बेसिकली हम मतलब एससी की बात करें, जो एससी वाली कैटेगरी, ये सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड क्लास है, ठीक है? छुआछूत वाली वो सारी चीजें, आर्टिकल 17 ना आता तो उनका पता नहीं क्या हाल होता। तो ये जो ऑप्रेस्ड क्लास है, ये जब वहां से निकलती है, अपने गांव से निकलती है, फिर जब शहर में आती है, तो ये बहुत ज्यादा लिबरेट फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको वो चीजें देखने को नहीं मिलती जो गांव में देखने को मिलती है। और यही बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो अर्बनाइजेशन है, जो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है दलित्स को लिबरेट होने के लिए। ये बी आर अम्बेडकर जी के वर्ड्स हैं, ठीक है? और ये एकदम सच है कि ये होता है कि जब हम अर्बनाइज्ड एरिया में आते हैं तो हम मीन्स स्ट्रेंजर होते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई हमारी बिरादरी का है, ना तो कोई हमारी फैमिली का है, ना तो कोई हमारे लीनिएज का है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे से स्ट्रेंजर होते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो होते हैं वो हमारे सोशल इंटरेस्ट होते हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, उसकी वजह से हमारे सारे फ्रेंड्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। और यही सारी चीज जो कास्ट ऑप्रेस्ड होते हैं शहर में आते हैं तो वो लिबरेट फील करते हैं, ठीक है? ये जो होगा उसने फील करा होगा। यही ज्योतिराव फुल्ले ने भी बोला था कि जब हम शहर में आते हैं ना, तो शहर में आने के बाद जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है उससे कन्वर्ट होके हम क्लास बेस्ड सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है? और ये जो क्लास बेस्ड सिस्टम है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ कि जो क्लास बेस्ड सिस्टम है ये क्या करता है, ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि तुम में जितना दम है, ठीक है, तुम में जितना दम है तुम उसके हिसाब से आगे बढ़ो, ठीक है? ये प्रोवाइड कराता है कौन? क्लास बेस्ड सिस्टम, कि तुम अपनी पोटेंशियल के हिसाब से आगे बढ़ते हो, ना कि अपने कास्ट के हिसाब से। ये है क्लास बेस्ड सिस्टम, और ये ज्योतिराव फुल्ले ने बोला था। और ये प्रोवाइड कौन कराता है? अर्बनाइजेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है? इस चीज को तुम थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये क्या है? ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉइंट है किसका? अर्बनाइजेशन का। और ये देखो वर्ल्ड जो सोशल रिपोर्ट 2020 में आई थी, उसने भी यही बोला था कि अर्बनाइजेशन है वो सोशल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है। सोशल इक्वालिटी मतलब यही एस सी एस टी वाला, ये सोशल इनइक्वालिटी है, इसको रिड्यूस करता है अर्बनाइजेशन। वही बी आर अम्बेडकर ने बोला, वही ज्योतिराव फुल्ले ने बोला, और वही हम फील भी करते हैं, ठीक है? ये समझ आया यहाँ तक? अब ये तो हो गए मेजर मेजर पॉइंट कि अर्बनाइजेशन से क्या क्या हमें फायदा हो रहा है। अब देखते हैं छोटे मोटे पॉइंट जो मैक्सिमम लोग लिखते हैं। अगर थोड़ी बहुत जगह बच जाए तो लिख देना कि क्या है कि जो बेटर एमिनिटीज भी प्रोवाइड कराता है, कि भाई यहाँ पे पानी आ जाता है टाइम से, सुबह शाम पानी आ जाता है, बिजली जाती नहीं है लेकिन क्लास लेने टाइम यहाँ पे चली जाती है। तो ये सारी चीजें होती है। गैस से पाइप आ रही है, पाइप गैस से अब सिलेंडर नहीं लाना पड़ रहा है शहरों में, अब पाइप से आ रहा है वो भी गैस भी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी एमिनिटीज बेसिकली शहरों में होती है। अगर ये कंपेयर करें गांव से तो शहरों में ज्यादा होती है, ठीक है? शहरों में भी कमी है लेकिन गांव से कंपेयर करें तो शहरों में ज्यादा है। और क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि बेटर सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती है, कि तुम्हें भूख लग रही है तो जोमेटो पे ऑर्डर कर लो, तुम्हारे घर पे आ जाएगा। लेकिन गांव में ये सारी चीजें नहीं है। और ये क्या है, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कि ये बिग बास्केट, स्विगी, जोमेटो वगैरह ये सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है अर्बनाइजेशन, ठीक है? बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है? जब तुम शहर में रह रहे हो तो यहाँ पे बसेस वगैरह चलती रहती है, 5-5 10-10 मिनट में बसेस आते हैं। गांव में जाओगे तो पता चलेगा आधे घंटे में एक बस है।
तो ये क्या है, बेटर कनेक्टिविटी जो अर्बनाइज्ड एरिया है वो प्रोवाइड कराता है तुम्हें, ठीक है, इतना समझ आया। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीजें हमारा अर्बनाइजेशन प्रोवाइड कराता है। जैसे पुलिसमैन आपको दिख रहा है, हाथ हिला रहा है, तो ये कह रहा है कि हाँ तुम घूमो, मैं हूं यहाँ पे। तो ये क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है अर्बनाइज्ड एरिया। तो ये हमने कुछ बेनिफिट समझे छोटे छोटे, क्या क्या बेनिफिट होते हैं अर्बनाइज्ड एरिया के। सो इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, सबको सब कुछ समझ आ गया होगा था। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है अर्बनाइज्ड एरिया के साथ। कि जब हमने बेनिफिट देख लिए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी होगी बेसिकली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कहाँ से चालू होती है, एनवायरनमेंट से। और क्लाइमेट चेंज का थोड़ा जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, और दिमाग में रखते हुए यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्बनाइजेशन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे प्रॉब्लम क्या है, देखो हमने कल वाले लेक्चर में क्या देखा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा था, डिमांड बढ़ रही थी, ठीक है, डिमांड बढ़ रही थी। डिमांड किस लिए बढ़ रही थी, क्योंकि अब रहने के लिए जमीन चाहिए। जब लैंड चाहिए तो क्या होगा कि जो फॉरेस्ट एरिया, अब उसको हम काटेंगे और वहां पे हम अपना घर बसाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पॉपुलेशन की भी प्रॉब्लम है, ये क्या है, अर्बनाइजेशन की भी प्रॉब्लम है। कि जैसे आप नोएडा वगैरह वाला एरिया देख लो, नोएडा देख लो, गुड़गांव देख लो, तो वहां पे जब जाओगे तो वहां पे एक आधा आदमी मिल जाएगा आपको, चाय पी रहा होगा, बोलेगा हमारे खेत थे यहाँ पे हमारे पे कब्जा कर लिया गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे ये बसा दिया, पूरा इंडस्ट्री बसा दी। तो ये क्या है, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है। कि जो फॉरेस्ट एरिया है, पहले तो काट के तुमने खेत बना लिए, अब गवर्नमेंट तुमसे खेत भी छीन लेगी और वहां पे फिर पूरा घर वर बना देगी, बिल्डिंग वगैरह बना देगी। जैसे नोएडा में हो रहा है, जैसे गुड़गांव में हो रहा है, ये क्या है, अर्बनाइजेशन का विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक प्रॉब्लम है। कि इसकी वजह से क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन और इसके कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह आते हैं। क्लाइमेट चेंज वाला हिस्सा पूरा उतार देना अगर ये वाला डायमेंशन डिस्कस करते हो तो। और इसी चीज को, क्योंकि हमने अभी देखा कि लैंड की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड की वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन की वजह से ये जो कार्बन एमिट वाला वो सारा चीज जो क्लाइमेट चेंज में डिस्कस करा था, वो सारी चीजें हो रही हैं, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से ये जो है प्रॉब्लम, इसको हमारा जो हमारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये भी इसको बोलता है, ये भी प्रमाणित करता है। जैसे ये क्या बोलता है कि हमारे जो 7 मेजर सिटीज हैं, 7 जो महानगर है हमारे, वहां पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, ज्योग्राफिकली 10.21% है। सिर्फ 10% एरिया अर्बनाइज्ड एरिया में कौन सा है, फॉरेस्ट एरिया है। तो ये क्या है, बेसिकली डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, जिस जो अर्बनाइजेशन की वजह से हो रही है, ठीक है। इतना समझ आया। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाली बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम इसका ब्रॉड जो डायमेंशन है वो क्लाइमेट चेंज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है। कंक्रीट जंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब आपने नॉर्मल जो जंगल है वो तो देखे होंगे। अब बोलोगे कंक्रीट जंगल क्या चीज है, देखो कंक्रीट जंगल क्या होता है कि जो दीवारों की जंगल जो हमने बना दी है इंसानों ने, उसको कहते हैं कंक्रीट जंगल। कि जो मतलब जो डीडीए वाले, दिल्ली की बात करूं तो जो डीडीए वाले लैंड पे ना रहता हो, ठीक है, जो अनस्ट्रक्चर्ड जो है, अनप्लान्ड जो एरिया है वहां पे रहता हो, तो कभी छत पे चढ़ना, और छत पे चढ़ने के बाद छत पे भी ना चढ़ो तो गूगल में वो देखना, मैप देखना, मैप में देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या चीज है, कंक्रीट जंगल। कि बहुत बड़े एरिया पे, यहाँ पे जरा सा एक पार्क पार्क नाम की चीज भी नहीं है, घर ही घर है, घर ही घर है, घर ही घर है। सीमेंट के घर बने हुए हैं, सरिया वरिया वो सारा लगा के। तो ये क्या कंक्रीट जंगल है, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कंक्रीट जंगल को। देखो गर्मियों में क्या होता है, इसकी वजह से हीट वेव जनरेट होती है। हीट वेव का मैं अलग से लेक्चर नहीं लूंगा, इसी के अंदर डिस्कस करेंगे हीट वेव को। कंक्रीट जंगल की वजह से क्या होता है, देखो कि जब समर्स आते हैं, हमारे समर सीजन आते हैं, तो धूप पड़ती है, इंसोलेशन होता है, उसकी वजह से ज्यादा हीट आती है। अब ये जो कंक्रीट जंगल है, जो नॉर्मल जंगल होते हैं वो तो ठंडी हवा प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये जो कंक्रीट जंगल है जो हमारे शहर है, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे सीमेंट है, यहाँ पे आयरन है इसमें, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं हीट को। जब सूरज निकलता है, ठीक है, ऑब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसको वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आसपास का सराउंडिंग टेम्परेचर है वो शूट करने लगता है, बढ़ने लगता है धीरे धीरे। इसी को यहाँ पे बता रखा है कि मोर हीट होती है, रिटेन करता है, रिलीज करता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है, प्रॉब्लम का नाम है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये ऐसे का ऐसा लिखना, इसी को यही टर्म बोलते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है कि शहरों में ज्यादा गर्मी होती है कंपैरेटिवली गांव वाले एरिया में, क्योंकि वहां पे हवा चलती रहती है, पेड़ वेड़ होते हैं, उनसे ठंड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कंक्रीट जंगल है, हवा घुसती है, भले ही ठंडी घुसे लेकिन गर्म होकर निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे तप रहा है पूरा सारा जो वो है हमारा कंक्रीट जंगल। तो ये समझ आया। अब ये जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, जिसकी वजह से गर्मी हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है
हीट वेव जनरेट होती है, ठीक है। सॉरी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट वेव जनरेट हो रही है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से। कंक्रीट जंगल, कंक्रीट के घर बने हुए हैं, धूप पड़ेगी, गर्मी अब्सॉर्ब करेगी, रिलीज करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पूरा एरिया है गर्म होने लग जाएगी। अब ये जो हवा चलेगी ये हीट वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट वेव का डायमेंशन तो पता होगा, ठीक है। तो यही चीज क्या बताता है, ये जो हमारा वेदर, वर्ल्ड वेदर एट्रीशन है, ये क्या बताता है कि जो हीट वेव के इंसिडेंट है इंडिया के अंदर 30 गुना ज्यादा होंगे, ठीक है। ये बता रहा है हमारा वर्ल्ड एट्रीशन, और जिसका रीजन क्या होगा, अर्बनाइजेशन। समझ आया इतना कि अर्बनाइजेशन की वजह से हीट वेव भी हमारी जनरेट हो रही है। क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, डिफोरेस्टेशन तो हो रहा है, सिक्वेस्ट्रेशन कम तो हो रहा है, ठीक है, वो तो अलग चीज चली रही है। अब हमने वहां पेड़ को हटा के घर बना दिया, घर एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट को, फिर रिलीज कर रहे हैं, उसकी वजह से हीट वेव भी जनरेट हो रही है, ठीक है। इतना समझ आया। अब और देखते हैं और क्या हो रहा है इसकी वजह से। अब देखो, जैसे जैसे ये वाली चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, कि जैसे जैसे हमारी हीट वेव बढ़ती रहेगी, हमारी हीट बढ़ती रहेगी, बेसिकली अर्बनाइजेशन की वजह से हीट बढ़ रही है। हीट बढ़ने की वजह से क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्टिविटी आवर है वो रिड्यूस होने लगेंगे। ये रिपोर्ट आई थी इसकी, कि इंडिया में हीट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी आवर्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। कैसे रिड्यूस हो रहे हैं, देखो कि हम सर्दियों में ज्यादा पोटेंशियल से काम करते हैं या गर्मियों में, सबको पता है सर्दियों में ज्यादा करते हैं। स्विगी वगैरह जो हमारे लेबरर क्लास है, ठीक है, जो बाहर रोड पे काम कर रही है, पत्थर तोड़ रही है, मनरेगा वाले मजदूर ले लो, स्विगी वाले ले लो, जो फ्रीलांसर्स हैं वो ले लो, जो ये गिग इकोनॉमी वाले जो लोग हैं, जो मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं, इधर उधर सामान डिलीवरी करते हैं, गिग इकोनॉमी कहते हैं ना उसे। तो ये जो लोग हैं, ये इनकी जो उनका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, इनका जो पोटेंशियल है वो गर्मियों में कम हो जाता है। अब एक बंदे का कम हो गया, दो बंदे का कम हो गया, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी इनकम कम हो रही है। इनकम कम हो रही है जिसकी वजह से हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। तो देख सोच के देखो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी आवर कम हो रहा है, उसकी वजह से हमारा जीडीपी भी रिड्यूस जाएगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, हीट वेव। हीट वेव किसकी वजह से जनरेट हो रही है शहरों में, अर्बनाइजेशन की वजह से, कंक्रीट जंगल की वजह से। यही यहाँ पे डायमेंशन दिखाया है, प्रोडक्टिविटी आवर है वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ समझ आया। हीट वेव की वजह से हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, हीट स्ट्रोक आ गया, डिजीनेस आ गई, डिहाइड्रेशन हो गई, ये सारी चीजें भी होती हैं, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। हेल्थ पे भी हमारा खर्चा बढ़ेगा, तो जीडीपी में जो पैसा आना चाहिए वो और रिड्यूस होगा, क्योंकि हमें हेल्थ केयर पे भी खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। इस डायमेंशन को थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। और यही चीज जो टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट है, ये अपनी रिपोर्ट में बताता है, क्या बताता है ये, कि 1.5 मिलियन लोग हैं वो एनुअली हीट वेव से मारे जाते हैं। 1.5 मिलियन लोग, ये टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट अपनी रिपोर्ट में बताता है। और इसका एक रीजन क्या है, हमारा अर्बनाइजेशन भी है। तो ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज है अर्बनाइजेशन के, क्लाइमेट चेंज, हीट वेव, ठीक है, समझ आ गया। हीट वेव, अब हीट वेव को इसको और कनेक्ट कर लो, इकोनॉमी में, इकोनॉमी को रिड्यूस कर रहा है, हेल्थ केयर पे खर्चा बढ़ा रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, प्रोडक्टिविटी लेवल घटा रहा है, डेथ रेट बढ़ रहे हैं इससे। तो ये सारी चीजें कनेक्ट करना सीखो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और ये तुम्हारे एसे में भी दिखनी चाहिए। समझ आया कि अर्बनाइजेशन के ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है। अब देखते हैं थर्ड क्या है। देखो, ये सारी चीज तो सबको ही पता होगा कि जो गांव वाले लोग हैं यहाँ पे शहरों में आके मुंह मरोड़ते हैं। क्यों मरोड़ते हैं, कहते हैं यार यहाँ पे कूड़ा करकट बहुत रहता है, जहां देखो कूड़ा फेंकते रहते हैं लोग, और बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तो यही बेसिकली चीज अर्बनाइजेशन में एक प्रॉब्लम है, कि वेस्ट जनरेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है अर्बनाइज्ड एरिया में बेसिकली, क्योंकि कुछ भी लेते हैं, क्योंकि वेस्ट जनरेशन का रीजन क्या है, पैसे है वही हमारे पास, खाते हैं जरा सा, नहीं खाने वाले फेंक दो इसे, ठीक है। टी शर्ट पहनी 2 महीने पहनी, उसके बाद थोड़ा सा छेद हो गया, फेंक दो इसे। तो क्या हो रहा है, हम वेस्ट जनरेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, प्लास्टिक फेंक दो इसे। जो भी चीज है, पैसा ज्यादा है तो क्या होगा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा, माइंडफुल एक्सपेंडिचर तो हम करेंगे नहीं। पैसा जितना होगा उसके हिसाब से हम खर्चा करेंगे। तो ये बेसिकली इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है। इस चीज को समझने की कोशिश करना। और इंडिया में ये रिपोर्ट क्या कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की, ये कहती है कि इंडिया में 62 मिलियन जो वेस्ट है, 62 मिलियन टन वेस्ट जनरेट होता है ईच ईयर, हर साल 62 मिलियन वेस्ट जनरेट होता है। उसमें से 70% तो हम कलेक्ट करते हैं, 70% हमने उठा लिया, 30% रोड पे पड़े रहने दो। उसके बाद उस 70% का भी सिर्फ 20% जो है वो ट्रीट होता है, बाकी वैसे का वैसा डंप कर दो फील्ड में, या वैसा वैसा उसको जो हमारा पावर प्रोडक्शन वाला होता है वहां पे जाके जला दो वेस्ट को, ठीक है। ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा और देखेंगे गहराई से। यहाँ तक समझ आया, वेस्ट जनरेशन कितना होता है, कहाँ होता है, कितना कलेक्ट होता है, कितना रिसाइकल होता है, बाकी सारा वैसे का वैसा ही, मतलब 40% ट्रीट होता है, 80% वैसे का वैसा ही।
अब वेस्ट भी थोड़े अलग-अलग प्रकार के होते हैं। अर्बनाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेज़ में डिस्कस कर रहे हैं ये, ठीक है? वेस्ट मैनेजमेंट का भी यहाँ पे टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है? तो अर्बनाइजेशन की वजह से वेस्ट जनरेशन हो रहा है, कहाँ-कहाँ वेस्ट जनरेट हो रहा है, थोड़ा-सा उसको भी देख लेते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्री से निकलता है वेस्ट, ठीक है? इंडस्ट्री से क्या निकलता है? अ, उसका केमिकल वाला वेस्ट निकलता है और सीधे का सीधा-सीधा कहाँ पे? यमुना जी में डाल दिया। जो दिल्ली में रहता है यमुना जी में आके देखता होगा कि एक साइड तो है सही, मतलब वो है यमुना जी बह रही है, एक साइड जहाँ पे फाटक के बाद देखता है तो वहां पे झाग निकल रहे हैं वाइट वाइट। वो क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट वहां पे जा रहा है, केमिकल्स है उसके अंदर। पूरा जो इकोसिस्टम है वहां का, मरीन इकोसिस्टम, रिवर मरीन रिवर इकोसिस्टम, उसको वो तहस नहस कर देता है, हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई है कि पहला वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है अराउंड 30% है, सिर्फ 30% वर्किंग कंडीशन में है, 70% ऐसे ही है। 30% वर्किंग कंडीशन में उनसे जो ट्रीट होता होता है, वरना ऐसे का ऐसा नदियों में, गंगा जी कानपुर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कानपुर सिटी, वहां से सीधे का सीधा वेस्ट जाता है। और थोड़ी बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखना तुम कि ये मतलब फ्रांस के लोगों ने बना रखे इंडिया में आके कि कैसे कि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसकी वजह से जो रिवर इकोसिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है। मछली जो है मरी हुई, वो तुम्हें मतलब बहुत डीप में उनको स्टडी करी थी उन्होंने, तो थोड़ा सा इसको भी सर्च करना कि प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है। प्रॉब्लम जनरेट हो रही है सिंपली अर्बनाइजेशन से, कि हम अर्बनाइज्ड हो रहे हैं, हमारा एरिया बड़ा हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, सिंपल चीज है एकदम। इसका एग्जाम्पल है कोयम रिवर, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर है कोयम रिवर, तमिलनाडु की। सो इसका एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट देख लिया हमने, नेक्स्ट होता है हाउस होल्ड वेस्ट। ठीक है, घरों में भी तो हम वेस्ट करते हैं। अब घरों के वेस्ट के लिए स्वच्छ भारत अभियान में लेके आए थे कि गीला कचरा, सूखा कचरा और गीला कचरा वाला जो डायलॉग होता है कि इस पेटी में डाले, उस पेटी में डाले, हमारी गली में आता है एक यही डायलॉग बजाता हुआ कि गीला कचरा इसमें डाले, सूखा इसमें डाले, लेकिन उसका डब्बा एक ही होता है, दोनों उसी में डालने होते हैं। मैंने एक बार रोक के पूछ लिया कि भैया ये बजाते हो आप, यहाँ पे तो डब्बा तो आप एक ही लेके घूमते हो, तो बोल रहा कि नई गाड़ियों में है। ये सारी चीजें प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक्चुअल लाइफ में भी हम देखते हैं इस चीजों को, ठीक है। तो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली सोर्स जो सेग्रीगेशन है, अलग अलग नहीं करते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं करते हैं, उसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम जनरेट होती है। कैसे? कि देखो, गीला और सूखा कचरा दोनों एक साथ तुमने मिक्स कर दिया, अगर इसको अलग अलग करते हैं, जो हरा ग्रीन वेस्ट है उससे क्या बन सकता है? हमारा कंपोस्ट बन सकता है, खाद वगैरह बन सकती है, इकोनॉमी में वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, फिर बेचेंगे ना उसे। अब हमने उसको अलग नहीं करा, दोनों को मिक्स कर दिया। सूखा है, उससे क्या होगा? उससे पावर प्रोडक्शन होगा। सूखे कचरे को हम अलग रख के उसको जो जहाँ पावर बनती है वहां जाके जलाएंगे, तो उससे पावर प्रोडक्शन होगा। लेकिन हमने क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब वो गीला हो चुका है कचरा, उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है, सारे तरह के वेस्ट है। अब उसको अलग कौन करेगा? अलग करने के लिए कोई मशीन नहीं है कि गीला और सूखा जो एकदम से अलग हो जाए, वो अलग नहीं होता। अब उसको वैसे का वैसा उठा के सीधा जो पावर प्रोडक्शन प्लांट है वहां जाके जलाने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में मैंने बहुत डीप स्टडी करी थी इसके बारे में, क्योंकि एक टॉपिक आता है यूपीएससी के अंदर। तो वहां पे वैसे का वैसा हमने भेज दिया, ठीक है। दिल्ली के अंदर 3 प्लांट है ये, वहां पे गया, वहां पे जलाएंगे उसे, ठीक है, वहां पे जलाएंगे, अब वहां से टॉक्सिक ह्यूम्स निकलेंगी, ठीक है। वो जो आसपास का एनवायरमेंट है उसको पॉल्यूट करेगी, बीमारियां फैलाएगी, फिर हेल्थ केयर पे खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। समझ आया? सोर्स सेग्रीगेशन ना करने का हमारे एनवायरमेंट पे कैसे फर्क पड़ रहा है? अर्बनाइजेशन, बेसिकली रीजन क्या है? अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस वेस्ट को हम लैंडफिल में जाके दाब देंगे। लैंडफिल क्या होता है? कि जैसे बुराड़ी वाला जो दिल्ली में रहता है उसको पता होगा, बुराड़ी में क्या है कि वहां पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। वहां पे क्या होता है? लैंडफिल में क्या होता है? बेसिकली एक लैंड होता है, गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे में हम गीला कचरा डालते हैं या फिर जो डिस्पोजेबल जो वेस्ट है उसको डालते हैं। लेकिन हम क्योंकि सोर्स एग्रीगेशन करते नहीं है, दोनों कचरा हमारा मिक्स है, वो डाल के वो जाके तुम लैंडफिल में डालोगे, ठीक है। लैंडफिल में डाला, उसके ऊपर मिट्टी डाल दोगे। अब ये जो प्लास्टिक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, अब ये जो टॉक्सिक वेस्ट है वहां पे, वो खत्म तो होगा नहीं। अब वहां पे बारिश आएगी, बारिश से वो जो पानी होगा उस वेस्ट में जाएगा, उस वेस्ट से जाके फिर वो नीचे नीचे परकोलेट करेगा और फिर वो ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। ग्राउंड वाटर मिलेगा तो क्या होगा? अब वो ग्राउंड वाटर को जो पिएगा उसमें फिर बीमारियां फैलेगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिंपल रीजन, अर्बनाइजेशन, सोर्स एग्रीगेशन वेस्ट में करते नहीं है, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। ये देखो कि बर्न करते हैं, टॉक्सिक हो जाता है, लैंडफिल में डालते हैं, कंटेमिनेट हो जाता है। इसका एग्जांपल देखो, भलसवा लैंडफिल दिल्ली के अंदर है, वहां पे
आए दिन आग लगती रहती है। गर्मी अभी जो हीट वेव चलेगी, दिल्ली में कंक्रीटाइजेशन तो चल रहा है, कंक्रीट जंगल है, ठीक है? कंक्रीट जंगल की वजह से गर्मी बढ़ेगी, गर्मी की वजह से हीट बढ़ेगी, हीट की वजह से जो लैंडफिल है वहां पे आग लगेगी। अब आग लगने की वजह से और गर्मी बढ़ेगी। तो सोच के देखो कि चल क्या रहा है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब वही ये जो ग्राउंड वाटर है, इसमें वो परकुलेट करेगा, क्योंकि वहां लैंडफिल में हमने उसको दबा रखा है टॉक्सिक वेस्ट को, क्योंकि सेग्रीगेट हमने करा नहीं है। इतना समझ आएगा? हाँ, गाजियाबाद में भी लगती है आग। सो इसकी वजह से इसका एक एग्जाम्पल है। ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। वहां पे एक स्टडी हुई थी, तुम देखना सर्च मार के, कि वहां के जो लोग हैं वो ग्राउंड वाटर को पीते हैं। परगना बहुत गरीब डिस्ट्रिक्ट है, 24 परगना वेस्ट बंगाल का। वहां के जो लोग हैं, दिखाऊं क्या? एक मिनट रुको, इसमें दिखाता हूं तुम्हें। आर्सेनिक प्रॉब्लम। वहां पे क्या हुआ था, जो लोग थे ना, ये देखो, दिख रहा है? ये देखो, ये वाला हिस्सा। वहां पे क्या होता है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में वहां के जो लोग हैं वो ग्राउंड वाटर पीते हैं। ठीक है, अब ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि हम होली में उसको बहा रहे हैं, हमने देखा था क्लाइमेट चेंज में। तो अब ग्राउंड वाटर खत्म कर रहे हैं, और ये जो लैंडफिल वाला सीन चल रहा है, ये तो चल ही रहा है कि टॉक्सिक जो है परकुलेट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर में मिल रहे हैं। अब उसको जो लोग पीते हैं बिना फिल्टर करे, क्योंकि जो हमारे पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पे इतने पैसे नहीं है कि वो फिल्टर खरीदेंगे, आरओ खरीदेंगे और वहां से फिर उसको रिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद पियेंगे। वो डायरेक्ट पीते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कंज्यूम करने की वजह से हो रहा है, उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। ये 24 परगना की रिपोर्ट है, और वही यहाँ पे मैंने डिस्कस करी कि आर्सेनिक वाटर, कंटेमिनेट जो आर्सेनिक वाटर है उसको पीने की वजह से जो कैंसर की प्रॉब्लम है वो जनरेट हो रही है। तो सोच के देखो, अर्बनाइजेशन का सिंपल सा एक कॉन्सिक्वेंसेज है वेस्ट। उस वेस्ट की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जिसको अगर डिस्कस करोगे ना ऐसे के अंदर, बहुत जबरदस्त ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज क्या है, वेस्ट में आता है बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, इसके लिए अलग से एक रूल है हमारे इंडिया में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है जैसे एम्स वगैरह हो गया, अपोलो वगैरह, ये फॉलो करते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन जो क्लिनिक्स हैं, लेकिन जो यहाँ छोटे छोटे मेडिकल वो खुले हुए हैं गली गली में, ये थोड़ी ना फॉलो करेंगे, इन पे थोड़ी ना लागू होता है। कौन आएगा यहाँ पे चेक करने के लिए? ये क्या करते हैं कि कूड़े वाला आता है, अपना मेडिकल वेस्ट लिया और कूड़े वाले में डंप कर दिया, भैया अब देख लेना, इसको 10 रुपए पकड़ा दिए उसे। होता है नहीं होता? एक्चुअल में तो यही होता है ना ग्राउंड में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, उसकी वजह से कंटेमिनेशन हो जाता है। ठीक है, कंटेमिनेशन के चांसेस रहते हैं बेसिकली, और उससे हेल्थ हैजार्ड भी फैलने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे शायद तुम्हारे बैच में डिस्कस करा था मैंने, कि जो कोविड टाइम में क्या हुआ था ना, कि एक एंजाइम की टेक्नोलॉजी लेके आए थे, कि जो हमारा वेस्ट वाटर है उससे पता लगा रहे थे कि कौन से एरिया के अंदर कितने ज्यादा कोविड के केसेस हैं। वेस्ट वाटर से पता लगा रहे थे, नाली के पानी से पता लगा रहे थे कि कितने ज्यादा कोविड केसेस कौन से एरिया के अंदर है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो जो सारा जो हिस्सा है वो वेस्ट में आ रहा है। उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस करा है, बायोमेडिकल वेस्ट के हेल्थ हैजार्ड्स, अगर उसको ढंग से डिस्पोज नहीं करते एज पर लॉ। ठीक है, तो इतना समझ आया कि अर्बनाइजेशन का वेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट, अर्बनाइजेशन का हीट वाला पार्ट, अर्बनाइजेशन का एनवायरमेंट वाला पार्ट। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेज है, ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसेज। जरा सा डिस्कस करना है तुम्हें। ठीक है, और क्या चीज होती है, एक और चीज होती है, देखो ये लड़की बेचारी देख रही है, इसका गांव इसके नीचे दब गया अर्बनाइजेशन के बीच में। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी ऐसे कि, शायद नोएडा की थी, पता नहीं कहाँ की थी, कि एक आदमी जहाँ पे उसका गांव था पहले, वहीं पे अब वो मजदूरी कर रहा है, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी हैं। ठीक है, तो वैसे ही उसी को ध्यान में रखते थोड़ा ये सीन बनाया। तो देखो, अर्बनाइजेशन में एक एक प्रॉब्लम और है। वो कौन सी प्रॉब्लम है? कि ये मेल्टिंग पॉइंट है। ये क्या चीज है, मेल्टिंग पॉइंट है? देखो, अर्बनाइज एरिया हमने देखा था, इसका पॉजिटिव क्या है कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लास बेस्ड सिस्टम है। जितनी मेहनत करोगे उतना तुम्हारा जो दर्जा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ आके मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मिलने के बाद ये आते हैं बिल्कुल अकेले अकेले, सेपरेट रहते हैं ना, एक परिवार है जैसा, दो परिवार है, तो ये आइसोलेशन थोड़ा सा फील करते हैं अपने अंदर, कि यार थोड़ा सा कि लड़ाई वड़ाई होगी तो यार कौन हमारा साथ देगा, हमारे तो ताऊ जी भी गाँव में बैठे हुए हैं, पूरा परिवार गाँव में, हम यहाँ पे अकेले हैं। तो ये जो आइसोलेशन वाला जो वो उनका इनसिक्योरिटी फीचर रहता है, उसकी वजह से, इनसिक्योरिटी जो फियर होता है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की जरूरत करते हैं, जो शहरों के अंदर बेसिकली ज्यादा होती है, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे वो जुड़ते हैं। नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, आपको पता है कितने सारे हैं यहाँ पे,
कि किसी से भी जुड़ गए, जुड़ने के बाद वो क्या करते हैं कि वहां से अब वो थोड़ा सा स्ट्रांग फील करते हैं कि हाँ यार अब कोई है हमारे पास। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका पॉलिटिकल लिंकेज रहता है, ठीक है। अब कुछ करना होता है, जैसे दंगे वगैरह हो जाते हैं, शहरों में ज्यादा होते हैं, तो उसका लिंकेज कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन के इस आइसोलेशन वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अर्बनाइजेशन में मेल्टिंग पॉइंट है, सारे रीजन के लोग यहाँ पे आते हैं और एक साथ मिलते हैं। वो सारी चीजें जो अभी डिस्कस करी है वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसकी वजह से कॉम्युनल टेंशन पैदा होती है, ठीक है। ये क्या है, अर्बनाइजेशन का कॉन्सिक्वेंसेस। समझ आया? तो मेजर जो चीजें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब छोटी मोटी चीजें फिर देख लेते हैं कि अगर थोड़ा बहुत स्पेस बच जाता है तो लिख देना, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन की वजह से हमने देखा था पॉपुलेशन वाला हिस्सा, पॉपुलेशन डेस्टिट्यूशन, स्लम्स वगैरह, स्लम्स और क्राइम, वही सारी चीज अर्बनाइजेशन की वजह से भी होती है कि अर्बनाइजेशन की वजह से ओवर पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है, स्लम्स वगैरह आते हैं और फिर क्राइम के जो इंसिडेंट्स है वो बढ़ जाते हैं। पॉपुलेशन वाला यहाँ पे क्लब कर देना, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या होता है कि अब देखो शहर वाला जो हिस्सा है, एक चीज खुद बताओ, खुद सोच के बताओ कि शहर वालों पे गाड़ी ज्यादा रहती है, बाइकें ज्यादा रहती हैं या गांव वालों के पास? देखो एक मेरा परिचित आया था यहाँ पे हमारे घर में, और यहाँ पे आने के बाद वो कोस रहा था, कह रहा है कि यहाँ वो लोग बहुत फालतू खर्चा करते हैं। क्यों खर्चा करते हैं? कह रहा है कि यहाँ पे घर में 3 मेंबर रह रहे हैं और 3 गाड़ियां खड़ी है घर में। तो कह रहा है हमारे गाँव में तो एक से काम चला लेते हैं। तुम तो चलाओगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे इनकम लेवल कम है। हमने देखा था 40% पैसे है सिर्फ उनके पास, हम पे 60 है और हम सिर्फ 31 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनकम लेवल है वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी वगैरह ज्यादा खरीद लेते हैं, शोबाजी ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। बेसिकली पॉइंट वो था कि यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन रहता है। हाँ, सही बोल रहे हो एकदम अभिजीत। और ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा रहता है और उसकी वजह से पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। दिल्ली उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। और रोड रेज वाली एक प्रॉब्लम है, वो भी इसमें कंक्लूड कर लेना कि अर्बनाइजेशन की वजह से ये भी प्रॉब्लम जनरेट होती है, ठीक है। और क्या चीज होती है, देखो टूरिज्म को भी इफेक्ट करता है। ये वाला पॉइंट लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जनरल पॉइंट में भी ये वाला अच्छा पॉइंट है। टूरिज्म को कैसे इफेक्ट करता है अर्बनाइजेशन, ये वाला पॉइंट थोड़ा समझो कि टूरिज्म को कैसे, भाई अर्बनाइजेशन हो रहा है तो टूरिज्म तो ज्यादा आना चाहिए। देखो क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि अर्बनाइजेशन की एक प्रॉब्लम क्या थी, वेस्ट जनरेशन, ठीक है। वेस्ट जनरेशन होता है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कि जो डल लेक है वहां पे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। टूरिज्म वाली इंडस्ट्री, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि जो टूरिज्म वाला एरिया है उसके सराउंडिंग भी जो अर्बनाइज्ड एरिया है वो बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, पैसा आ रहा है वहां पे। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेस्ट जनरेशन ज्यादा हो रहा है, वो सारा जो नाली का वो पानी है वो सीधा डल लेक में वो बहा रहे हैं, ठीक है। अब डल लेक में बहाने की वजह से वहां पे क्या प्रॉब्लम पैदा हो रही है, यूट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम पैदा हो रही है। जिसको नहीं पता ये यूट्रिफिकेशन क्या होता है, तो गांव में जो रहते होंगे उनको पता होगा कि जो तालाब होते हैं, ठीक है, तालाब में हरी 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 काई जमा हो जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, यूट्रिफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये देखो, ये तो सबने देखा होगा कि ये देखो ये वाला, कि जो गांव में जो तालाब वगैरह होता है, नदी वगैरह होते हैं, वहां पे हरी हरी काई जमा हो जाती है, हमें लगता है कि हरियाली बहुत है। ये हरियाली नहीं है, ये यूट्रिफिकेशन है, पूरे सिस्टम को खराब कर रही है, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। रीजन क्या है इसका, रीजन है सिंपल। क्या रीजन है सिंपल, अर्बनाइजेशन, ठीक है। वही हमने देखा जो डल लेक कश्मीर में हो रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे कॉन्सिक्वेंसेस किसके, अर्बनाइजेशन के, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं थोड़े सॉल्यूशन की, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम कैसे ठीक कर सकते हैं इस अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम को। देखो हमारे बस में नहीं है कुछ भी, हमें भैया नॉर्मल लोग, करेगी तो गवर्नमेंट करेगी, सब यही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले देखेंगे गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट करेगी, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े जो वेलफेयर का प्लेटफॉर्म है कौन है, गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन लेने की जरूरत है हमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबको पता है, उसके अंदर एक हमारा टारगेट भी है। तो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन लाना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखना कि जो शहरों में रहते होंगे, जो वहां पे ऑथराइज्ड कॉलोनी होती होगी, ठीक है, ऑथराइज्ड कॉलोनी में जाके कितना अच्छा लगता है। प्रॉपर रोड कटे हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर रोड कटे हुए हैं, प्रॉपर रोड की वजह से प्रॉपर रोड है, प्रॉपर रोड के अंदर प्रॉपर ट्री लगे हुए हैं, वहां पे पॉन्ड्स वगैरह भी रहते हैं। दिल्ली के अंदर भी पॉन्ड्स हैं, यहाँ पे मॉडल टाउन वाले हिस्से में चले जाओ, वहां पे झील है पूरी एक, वहां पे उस एरिया के बीचों बीच झील है एक पूरी। तो ये क्या है कि जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो हमारे वो है ऑथराइज्ड कॉलोनीज है, वो एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में उनको डेवलप किया गया है।
और वही क्या चीज़ है, वही है हमारा सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो उसको गवर्नमेंट को लाने की ज़रूरत है, ठीक है? हमने बोल दिया लाने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही, इसको भी तो देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के अपने भी कुछ मेजर्स हैं। क्या-क्या मेजर्स हैं? जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेके आई थी नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन 1988 में, कि जो अर्बनाइजेशन है उसको सस्टेनेबल बनाना है, उसके लिए हमारा एक कमीशन भी है, तो कर रही है भाई, गवर्नमेंट तो काम कर रही है, ठीक है? ऐसे नहीं बोलेंगे हम। और क्या गवर्नमेंट लेके आई है? एक अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, ग्रीन बिल्डिंग कोड है। ये क्या चीजें हैं? ये चीजें हमारा जो अर्बनाइजेशन है उसको सस्टेनेबल बनाने के मेजर्स हैं। जो ग्रीन बिल्डिंग कोड है वो क्या है कि बिल्डिंग को ऐसे बनाना चाहिए, एक कोड है बेसिकली, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनको ऐसे बनाना चाहिए कि वो जो एनर्जी कंज्यूम करती हैं, वो एनर्जी कंजम्पशन उनका बहुत कम होगा डे में। नाइट में जो एनर्जी कंज्यूम करी है, मतलब वहां पे जो सोलर सेल वगैरह होंगे वो वहां से एनर्जी लेंगे, उसको नाइट में चलाएंगे, तो जो पूरी बिल्डिंग है वो ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज वाला याद करो, मैंने डिस्कस करा था 70% जो बिजली हमारी कोयले से आ रही है। तो यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग बना के हमने अर्बनाइजेशन को सस्टेनेबल करा ही करा, क्लाइमेट चेंज को भी होने से बचा रहे हैं धीरे धीरे, उसका भी मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है? ये समझ आया? ये गवर्नमेंट का एक मेजर, ठीक है? गवर्नमेंट और क्या कर सकती है सस्टेनेबल? ये कर सकती है, देखो हमारी इंडिया में है 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि सेंटर, स्टेट और लोकल वाली गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? उस म्युनिसिपैलिटी को, उस जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है उसको एम्पावर करने की जरूरत है, ठीक है? ये बोला हमने कि ऐसे करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा? अभी तक सरकार ने कुछ करा है? नहीं करा है। ये देखो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसने भी डिसेंट्रलाइज कर दिया है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज कर दिया अंडर 74th अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है? इसकी वजह से क्या हो गया कि जो लोकल जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई है, वो भी अब अपने डिसीजन ले सकती है नाम के लिए। चलो इसको छोड़ो। तो समझ आया कि क्या कर सकती है लोकल गवर्नमेंट? कर सकती है 3 Fs बेसिकली, एक चीज होती है कि ये 3 चीज प्रोवाइड करा दो, जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी एम्पावर हो जाएगी। उसको लिखना चाहो तो लिख देना, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा सही है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको हमने डेमोक्रेटिकली उसको वो बना दिया है, उसको एक लेजिस्लेमेट गवर्नमेंट बना दिया म्युनिसिपैलिटी को, ठीक है? 74th अमेंडमेंट में। अब देखो जो लोकल गवर्नमेंट है ना, अगर उसको एम्पावर कर देंगे तो क्या क्या चीजें होंगी? सेंटर गवर्नमेंट को नहीं पता, हाँ सही हो जाता है कभी कभी। अब डायमेंशन ही ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब देखो जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि लोकल गवर्नमेंट को पता है कि लोकल एरिया कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता, स्टेट को नहीं पता। स्टेट तो बैठी हुई है एक पर्टिकुलर जगह में, स्टेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पता है कि क्या कैसे हम चीजों को सुलझा सकते हैं, कैसे चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर लोकल गवर्नमेंट को हम एम्पावर कर देना, तो क्या होगा कि वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो टेलर मेड जो वो जो इनिशिएटिव होते हैं वो लेके आ सकती है, और जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकती है। ये है, ये देखो मास्टर प्लान लेके आ सकती है, टेलर मेड प्लान। और ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, ये देखो ये कोजी कोड है, यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अब क्या कर सकती है। देखो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दोगे तो वेस्ट मैनेजमेंट वो अपने आप ही निपट लेगी उससे। चंडीगढ़ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका। तो वही यहाँ पे चीज है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है अर्बन एरिया में, क्योंकि प्रॉब्लम है वो वहां पे, तो उसको सस्टेनेबली हमें मैनेज करने की जरूरत है, ठीक है? इसी के लिए थोड़े बहुत लॉज देख लो कि क्या क्या गवर्नमेंट के लॉज है, करने की तो जरूरत है, हम तो करेंगे नहीं, गवर्नमेंट ही करेगी। तो लॉज भी देख लो क्या क्या है, इंप्लीमेंट करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन है तो। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है? अगर इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, जो वेस्ट मैनेजमेंट है प्रॉपर तरीके से होगा। वैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, ये वाला हमारा अभियान। और इसका एग्जाम्पल है कोझिकोडे केरला में। इन्होंने अपना ही खुद का जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो ढंग से करा है, घर घर जाके सेग्रीगेट करके जो वेस्ट है वो कलेक्ट करते हैं। लैंडफिल में जाता है आधा, आधा जाता है पावर वाले उसमें, पावर प्रोडक्शन के लिए। तो ये एग्जाम्पल है कि कोझिकोडे कर सकता है तो भाई हम भी कर सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छा। और देखते हैं और क्या चीजें हैं। अब देख लिया हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती थी, ठीक है? गवर्नमेंट पावरफुल एंटिटी है, उसने वो क्या कर सकती थी हमने देख लिया, और क्या कर रही है वो भी देख लिया, ठीक है? क्या करना चाहिए और क्या कर रही है वो दोनों चीज देख ली। अब देखते हैं कम्युनिटी लेवल पे कि हम जब एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो सोसाइटी भी तो कुछ कर सकती है, उसमें भी तो पावर है, क्योंकि एकता में बल है, सबने सुना है। तो सोसाइटी में पावर है, सोसाइटी भी कुछ कर सकती है। कम्युनिटी लेवल पे बेसिकली हम क्या प्रोवाइड करा सकते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या चीज है कि हम हर चीज को जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे एंड भी कर सकते हैं। जैसे हमने जैसे प्लास्टिक को बनाया, ठीक है? जैसे हमने वेस्ट जनरेट करा, उस वेस्ट को फिर रिसाइकल करो, फिर यूज में लेके आओ, और फिर वो वेस्ट बन जाएगा, और फिर इसको यूज करो, फिर रिसाइकल करो, फिर यूज में लेके आओ। तो ये क्या है? बेसिकली पूरी सर्कुलर इकोनॉमी कन्वर्ट हो सकती है।
और कौन कर सकता है उसको? हम कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी कर सकती है, और करा भी है, कर सकती नहीं, करा भी है। न्यू दिल्ली के अंदर एक नवजीवन विहार है, न्यू दिल्ली में नवजीवन विहार है, एक सोसाइटी है। तो यहाँ पे इस सोसाइटी ने क्या करा, यहाँ पे एक जो डॉक्टर थी, एक जो लीडर थी यहाँ पे, जिसने ये मतलब इनिशिएटिव लेके आई सर्कुलर इकोनॉमी का, इस सोसाइटी ने इम्प्लीमेंट करा कि उस सोसाइटी का जो 10,000 किलो जो वेस्ट जो पर ईयर जो वो जनरेट करते थे, उन्होंने उसको रिसाइकल करा, और वो जो पूरी सोसाइटी थी उसको अवार्ड भी मिला जीरो वेस्ट सोसाइटी का, कि वहां से उस सोसाइटी से कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं होता, वो भी जो भी करते थे उसको पूरा रिसाइकल कर देते थे। ठीक है, तो हमने शायद जब एनवायरमेंट वाला वो पढ़ा था, क्लाइमेट चेंज वाला, तो हमने कैरिंग कैपेसिटी भी कुछ पढ़ा था। तो हर एक जो रिवर होती है सबकी कोई कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसमें वेस्ट डालोगे वो रिसाइकल कर देगी उसको ऑटोमेटिकली, लेकिन उसकी कैरिंग कैपेसिटी से हम ज्यादा डाल देते हैं तो वो डिग्रेड हो जाती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी में इस नवजीवन विहार ने यूज करा, कि जो भी वो वेस्ट जनरेट करते थे उसको रिसाइकल कर देते थे, कुछ भी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है सर्कुलर इकोनॉमी का, कम्युनिटी लेवल पे हम कर सकते हैं इसको। और एक और एग्जांपल है इंटरनेशनल वाला, तेल अवीव है, वो अपना जो वेस्ट है, वाटर वेस्ट की बात कर रहा हूँ, 75% जो वेस्ट है वाटर वेस्ट, उसको रिसाइकल करते हैं। मीन्स जो 75% वाटर वो जो वेस्ट करते हैं, नालियों में बहाते हैं, उसको फिर से रिसाइकल करके फिर से यूज कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसका? सर्कुलर इकोनॉमी का। अब बोलोगे कि छी, पानी को, नाली वाले वेस्ट के पानी को वो यूज करते हैं, इंडिया भी करता है। क्या करता है कि उसको रिसाइकल करके जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो क्या करते हैं, वही तो करते हैं, रिसाइकल कर से फिर से नदियों में बहा देते हैं, नदियों से फिर से वो हमारे घर में आ जाता है। तो ये क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, और इसको हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, और ये कुछ एग्जाम्पल है कि कर भी रहे हैं कम्युनिटी लेवल पे। ठीक है, और क्या चीज है कि हमने देखा था कि वेस्ट जनरेशन वाला जो वेस्ट मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ा रखा है, सोर्स सेग्रीगेशन हमारा नहीं है। तो लेट्स से मान लो कि सरकार बहुत एकदम जोश में है, वो अलग अलग डब्बे भी लेके आ गई, मुझे मेरे घर के नीचे आता है वो एक डब्बा नहीं 2 डब्बे लेके आती है। लेकिन मेरी आदत ऐसी है कि मैं तो एक पन्नी में डाल के सीधा डब्बे के अंदर, चाहे सूखे में चाहे गीले में चाहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो क्या है कि हमें वहां पे क्या करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में सामने आना चाहिए, और हमें अपने घर से ही 2 डब्बे रखने चाहिए घर के अंदर, और वहीं से सोर्स जो सेग्रीगेशन है, हमारा जो कूड़ा है वो अलग अलग सूखा और गीला अलग अलग करके हमें देना चाहिए। ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो स्वच्छ भारत मिशन है उसने इसको काफी हद तक इंप्लीमेंट करा है, जो बिहेवियरल चेंज है हमारा, जो एटीट्यूड हमारा चेंज है, वो इसने करा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एक लंदन में वो जो पता है क्या करते हैं, लंदन वाले लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वो क्या करते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन कर लेते हैं, और सूखे कूड़े से वो क्या करते हैं कि 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। वो कोयला नहीं जला रहे, वेस्ट जला रहे हैं। देख लो कितने समझदार लोग हैं। तो हमें भी वैसे करना चाहिए, कम्युनिटी लेवल पे हमें ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में सामने आना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे यहाँ पे हम जो सिटीजन जो डीडीए वगैरह के वहां पे रहते हैं, जो डीडीए उसमें कॉलोनी में रहते हैं, वो देखते होंगे कि कोई कोई पार्क है बहुत ग्रीन रहते हैं, कोई कोई पार्क जो है ऐसे ही बंजर पड़े हुए हैं। तो वो क्या चीज़ है कि हम उस पर्टिकुलर लैंड का जो हमें बेसिकली ग्रीन एरिया को एस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया है, उसको हम अच्छे से यूज ही नहीं करते, हम सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पे कम्युनिटी को सामने आना चाहिए, उस एम्प्टी लैंड को एक ग्रीन एरिया में कन्वर्ट करना चाहिए। और जैसे कि इसके एग्जाम्पल है ग्रीन बेल्ट एरिया, आप सभी को पता होगा, जो दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे एरिया में रहते होंगे, उनके जो रोड है, मेन रोड है, उससे पहले एक ग्रीन बेल्ट बनी रहती है। ग्रीन बेल्ट मतलब कि वहां पे पेड़ वेड़ लगे रहते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन हम जो लोग हैं वो एकदम एक्सट्रीम वाले अच्छे वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, उस ग्रीन बेल्ट को पार्किंग एरिया बना देते हैं, क्योंकि पार्किंग की हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। और ये मैंने देखा एक्चुअल में कि ग्रीन बेल्ट को पूरा पार्किंग एरिया बना रखा है, पूरा वहां से घास वास काट रखी है, पेड़ भी काट रखे हैं काफी हद तक। तो ये हम एज अ सिटीजन हमें ठीक है, मैं ये बाद में पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये जो हम एज अ सिटीजन है, हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में सामने आना चाहिए, और जो एरिया जिसके लिए उसको यूज करना चाहिए। एक यहाँ पे मियावाकी एक अर्बन फॉरेस्ट्री सिस्टम होता है। ये क्या होता है कि जो हमारा अर्बन में छोटा छोटा एरिया है उसको एज अ फॉरेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये बेसिकली एक पार्क है। ठीक है, इस पार्क को, छोटे से पार्क को देखो, इसका लेंथ कितना बड़ा है, कि यहाँ पे 3-4 घर हैं, 3-4 घर यहाँ पे, और पूरा इसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये है मियावाकी सिस्टम अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं ताकि जो हमारा जो अर्बनाइजेशन है उसको सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन बनाया जा सके। तो यहां तक समझ आया कि हम एज अ कम्युनिटी क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं एज अ इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं। तो एज अ इंडिविजुअल हमने देखा था, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, ये हाथ उठा के कह रहे हैं कि ढंग से लाइफ को जीना चाहिए तुम्हें। लाइफ
तुम्हें अडॉप्ट करनी चाहिए। लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हमें ऐसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए जो एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल हो। ठीक है, कि प्लास्टिक की अब पॉलिथीन हम यूज नहीं करेंगे, हम एक बैग को यूज करेंगे ताकि उसको हम दोबारा दोबारा यूज कर सके। अब हम टिश्यू पेपर को यूज नहीं करेंगे, हम रुमाल यूज करेंगे ताकि उसको दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं। ये क्या सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग ना, कि हम टिश्यू पेपर एक बार पूछा फेंका, टिश्यू पेपर पूछा फेंका, मतलब क्या है कि ये क्या है, थ्रो अवे कल्चर है बेसिकली। तो इसको नहीं हमें अडॉप्ट करना है, हमें सस्टेनेबल लाइफ को जीना है। ठीक है, वही है लाइफ। इसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं क्लाइमेट चेंज वाले में शायद। और यही है कि हमें जो हमारा वेस्टफुल जो कंजप्शन है उसको माइंडफुल कंजम्पशन में हम यूज कर सकते हैं। एज अ इंडिविजुअल मेजर हम ये ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मदर टेरेसा जी का एक कोट है, उसको यूज करते हैं और सारी चीज यहीं पे क्लियर हो जाएगी कि मदर टेरेसा जी क्या बोलती है। आई ओनली फील एंग्री व्हेन आई सी वेस्ट। ठीक है, वेस्ट को देख के गुस्सा आता है। व्हेन आई सी पीपल थ्रोइंग अवे थिंग्स वी कुड यूज, मतलब कि वही सारी चीज जैसे मैंने बताया था कि शहरों में पैसा ज्यादा है, आधा खाया आधा फेंका, आधा यूज करा आधा फेंका, ये सारी चीजें। कि मदर टेरेसा जी बोलती हैं कि उनको कब गुस्सा आता है कि जब लोग जो चीज हम यूज कर सकते हैं उसको भी फेंक देते हैं, उसको भी वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, वही है लाइफ हमारी, कि हमें अब ऐसी लाइफ जीनी है इंडिविजुअल के तौर पे कि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल हो, तभी जो हमारा अर्बनाइजेशन है वो सस्टेनेबल हो पाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है उसको एंड करते हैं। और अगर अब किसी को डाउट हो तो आप वो पूछ सकता है मेरे से। यस प्लीज।